ठीक है, तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए। यस सर। तो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पे थे, हमने कंप्लीटनेस डिस्कस किया था, लेमन सेफी डिस्कस किया था, यूएमवीयू डिस्कस किया था। तो आज मैं डिस्कस करूँगा राव ब्लैकवेल और ये जो रह गया क्रैमर राव इनइक्वालिटी और यूएमवीयू। उससे पहले आप डाउट्स बताइए, तो आप लोगों के डाउट्स होंगे, तो अगर डाउट्स पहले के भी कोई टॉपिक है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद और चीज़ें देखेंगे। क्योंकि लाइव क्लास का एक बेनिफिट है ना कि आप डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख पाओगे, बट मेन है कि ठीक। तो ओके, चलिए बताइए। तो पहले जिन लोगों को डाउट्स है उसे डाउट्स बताइए। आधे घंटे डाउट कर लेते हैं, तो अभी 6 बजे हैं, तो 6:30 तक या 7 तक कर सकते हैं, 1 घंटे में टॉपिक हो जाएगा। सो ठीक है ना, तो ये लेक्चर हमारा 26 नंबर होगा। बताइए, कुछ डाउट पूछना है किसी को? कोई डाउट्स नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं फिर। किसी भी टॉपिक जो पहले हमने कवर किए हैं, कोई भी टॉपिक्स अगर आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया है, कोई समझ नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी। नॉर्मल थीटा कॉमा 1 के लिए यूएमवी क्या होगा? नॉर्मल थीटा कॉमा 1, यस सर। इसके लिए यू एम वी क्या होगा, तो कल हम डिस्कस किए थे ना। चलिए ट्राई करते हैं। तो इसमें जब आप पीडीएफ लिखोगे तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यू एम वी यू ई ऑफ थीटा। आप ये पूछना चाह रहे हो, तो सिंपल यहाँ पे है कि सबसे पहले आप पीडीएफ लिख लो इसका। तो जब पीडीएफ लिखोगे तो ये आएगा 1/√2 पाई सिग्मा 1 है ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू, सिग्मा 1 है तो होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करना। तो इसको आप पहले ब्रेक करोगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग एंड यू राइट इन लॉग। ठीक है, तो जब आप लॉग लोगे सेम थिंग, 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से। अब थोड़ा इसको खोल लो, तो एक्सपोनेंशियल लॉग लगाओ इस पर, तो माइनस लॉग ऑफ √2 पाई माइनस 1/2 एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर। अभी ऐसा रहेगा, थोड़ा और ओपन कर लो। क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, ये पता नहीं क्या ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया। चलिए, तो हमारे पास क्या है ई एक्स पी। अब इसको मतलब आप तो ऐसे भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म तो ऐसा ही है 1 बाई, है ना, ये तो रूट हटा दो, अब जस्ट 2 पाई हो गया। इसको खोलोगे आप तो ये हो जाएगा x² बाई 2, एक हो जाएगा माइनस थीटा² बाई 2, और एक हो जाएगा प्लस एक्स थीटा। ठीक, इस तरीके से। सो अब क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ आप, जो मैं कल फॉर्मूला बताया था कि इसको मैं अगर लिखूँ ई एक्स पी फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी थीटा प्लस लेट से एच एक्स इंटू सी थीटा, ये सब फंक्शन है, ए बी सी एच सब फंक्शन है। तो बताइए एच फंक्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? व्हाट एक्स। व्हाट इज फंक्शन करेक्ट। एक्स? एक्स, ठीक है। सो ये जो एच एक्स है दैट इज एक्स, और हमने कहा जो टी आपका एस्टिमेटर होगा, दिस इज समेशन ऑफ एच एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n। एच एक्स आपको पता, आप पुट कर लीजिए। तो समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशियंट एस्टिमेटर। ठीक, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशियंट एस्टिमेटर। अब आपको लेमन सेफी थ्योरम कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर के फंक्शन में एक एस्टिमेटर ढूंढो जो अनबायस्ड हो जाए।
तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालिए, बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा। tan theta. जिनका डाउट्स आप चेक करो कि आपका एक्स आई जो है नॉर्मल है, आपका जो सैंपल है वो नॉर्मल थीटा वन है, मतलब ईच रैंडम सैंपल इस पॉपुलेशन से लिया गया है। तो यहाँ से हो गया ये एन टाइम थीटा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी अपॉन एन ये है थीटा, और टी अपॉन एन कुछ नहीं, टी आपका समेशन एक्स आई है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ठीक है ना, मतलब यहाँ मैं अगर लेमन सेफी थ्योरम डायरेक्टली लगाऊं तो इससे ये पता चला कि टी अपॉन एन जो कि कुछ और नहीं एक्स बार है, दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा। कहाँ से, लेमन सेफी थ्योरम से, कि फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालो और जो अनबायस्ड हो तो वो यू एम वी यू ई होगा, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, जिनका डाउट था चेक करो क्लियर है कि नहीं। यस सर, क्लियर है। सर अगर डिस्क्रीट में यूनिफॉर्म के डिस्क्रीट केस के लिए यूएमवी निकालेंगे तो क्या होगा? वो भी ट्राई कर सकते हैं आप, तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कंप्लीट सफिशिएंट क्या है। सो वो भी ट्राई कर सकते हैं, अब क्वेश्चन आपको भेजना पड़ेगा उसके लिए, क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में क्या है, सपोर्ट वैरी कर सकता है, मोस्टली लोग लेते हैं 1 2 3 अप टू एन तक, तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होती है ना, तो वहाँ पे क्या हो गया कि एक्स लेस देन इक्वल टू एन है आपका, ठीक है ना, पैरामीटर क्या है वहाँ पे, एन ही पैरामीटर है आई थिंक। सो जैसे यूनिफॉर्म जीरो थीटा होता है कॉन्टिन्यूस, वहाँ थीटा पैरामीटर, वैसे यहाँ पे एन पैरामीटर है। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्या होगा, एन मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो एन मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई का मतलब हो गया, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम। सो nth ऑर्डर, कुछ nth ऑर्डर स्टैट के टर्म में आएगा, फिर आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपका कंप्लीट सफिशिएंट हो सकता है। अब उसका एक फंक्शन ढूंढो आप जिसका मीन थीटा, जैसे ये किया वैसे ही करेंगे। सो कुछ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में आएगा। ऐसे हालांकि ये सब सॉल्व क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे आपको, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा भी वीकर वैसे में शायद सॉल्व है, या और भी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके सर। किसको और कुछ पूछना है जो पहले क्लासेस हुए उससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन जो आपने, मैंने ड्राइव में कुछ क्वेश्चन अपलोड किए यूएम वी के भी। तो यूएम वी के चार मेथड है, मैं फिर से बताता हूँ। एक तो हमने अभी डिस्कस किया जस्ट, लेहमन सेफी थ्योरम, लेहमन सेफी थ्योरम है ना, ये हमने अभी डिस्कस किया है। आज डिस्कस करेंगे क्रेमर राव लोअर बाउंड वाला मेथड भी है, और एक है राव ब्लैकवेल। और फिर एक और है जहाँ कोवेरियंस जीरो होता है, कोवेरियंस बिटवीन, मान लो कोई फंक्शन होगा एच एन कोई टी इज जीरो, उस तरह से एक ये भी मेथड है। तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है या मुश्किल होगा, या यू में बोल दूँ यू कॉमा टी इज जीरो। तो ये चार मेथड है जहाँ से यू एम यू निकाला जा सकता है, निकालने के। हाँ जी पूछिए। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, मैं व्हाट्सएप पे स्निप करके भेज रही हूँ। जी जी जी। ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन है। हाँ जी सर, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। जी जी जी। मुझे लगता है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को करके होगा। मतलब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल के डिस्ट्रीब्यूशन की मीन की तरह अगर हम ट्रीट कर लें, मतलब पीडीएफ तो एक्सपोनेंशियल का ही लग रहा है। जी जी चलिए ट्राई करते हैं, कह रहा है ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई दे रखा आपको। सो ज्वाइंट पीडीएफ है वाई जेड का, है ना, वाई जेड का है। तो y और z के टर्म में जॉइंट पीडीएफ आपके पास है 1/z, ये स्मॉल z होना चाहिए क्योंकि है ना ये लिखने में गलती किया है, ई की पावर माइनस वाई अपॉन जेड, और जहाँ पे y तो ज़ीरो से ज़्यादा है और z ज़ीरो से 1 के बीच है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, कैन वी राइट इट समथिंग लाइक, अब ध्यान से देखना। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, z ज़ीरो से 1 में है, सो 1 इंटू 1/z ई की पावर माइनस वाई बाई जेड।
जॉइंट मैंने पढ़ाया है ना, हाँ जॉइंट, लेकिन मुझे लगता है इस तरह क्वेश्चंस नहीं कराए, कुछ नहीं होंगे बच्चों ने, देखना पड़ेगा इस तरह कराए नहीं कराए, तो अभी अब क्लियर हो जाएगा आपका। सो देखो इसको मैं लिखूंगा ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ वाई गिवन जेड एच ऑफ वाई जेड। सो आप लोगों को आइडिया है क्या, मैं इधर थोड़ा आता हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा। सो ये बताइए मुझे, एफ ऑफ अगर मैं लिखूँ वाई गिवन जेड, आप में से कोई बताइए इसका डेफिनेशन क्या है। इसको बोलते हैं कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन जेड। इसका डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन इट, इसको आगे क्या लिखूँ मैं, इक्वल टू, कोई बताओ, पता है आप लोगों को, आई नो, क्योंकि बहुत फॉर्मूला है जस्ट। कंडीशनल पीडीएफ का क्या फॉर्मूला था, कंडीशनल पीडीएफ, कंडीशनल पीएमएफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे आप जानते हो वैसे ही है, कोई भी बताओ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो किसी को नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं होगा यार, नहीं तो मुझे डाउट होगा तुम लोग कैसे पहुंचे यहाँ तक। सर ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई मार्जिनल ऑफ जेड। हाँ, तो यहाँ पे मार्जिनल ऑफ वाई जेड मतलब जॉइंट ऑफ वाई जेड अपॉन मार्जिनल ऑफ जेड, ये फॉर्मूला है सिंपल। अरे भैया आप लोग जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये वहीं से आया है, अब इसमें कुछ बताने की ज़रूरत थोड़ी है, ये सब क्लास 12th में भी था, ये तो ये वाला तो इसी से आगे यहाँ एक्सटेंशन है कि जॉइंट पीडीएफ अपॉन जेड का मार्जिनल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, कोई बताओ क्विकली, तो दिख रहा है ना इजीली। सो एफ जेड ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ वाई गिवन जेड, ठीक है। तो अभी जो मैंने लिखा वो मैंने यही लिखा है, मैंने उस ज्वाइंट पीडीएफ को ऐसा देख लिया, इससे क्या हो गया मुझे इजीली पता चल गया, ठीक है जी, सबको समझ आ रहा है। ये फॉर्मूला में कोई डाउट है किसी को, पर देख लो, मतलब नो सर। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे आइए आप, तो अब आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एफ जेड ऑफ जेड, क्या है, 1 ना, क्योंकि ये भी एक पीडीएफ होना चाहिए, ये भी पीडीएफ, दोनों पीडीएफ होना चाहिए सेपरेटली। तो पीडीएफ मुझे पता है कि देखो कैसे मुझे पता लगा यूनिफॉर्म होगा, जेड 0 से 1 में है, तो जेड जो है वो 0 से 1 में, इसका मतलब ये हुआ कि जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई बताइए मुझे आप, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड, कौन सा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म 0। यस, यूनिफॉर्म 0 1, करेक्ट, ओके। अब आते हैं वाई गिवन जेड पे, तो वाई गिवन जेड का मतलब जेड विल बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट जब गिवन है तो। सो एफ ऑफ वाई गिवन जेड, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो एफ ऑफ वाई गिवन जेड 1/z ई की पावर माइनस वाई अपॉन जेड। अब यहाँ था कि y मोर देन 0 है और z तो गिवन है ना, z कुछ गिवन होगा, हो सकता है z की वैल्यू हाफ दे दे फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये y गिवन z जो है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपोनेंशियल विद मीन z। यस, ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा Yes. विद 1/z, नहीं विथ, हाँ पैरामीटर 1/z एंड मीन z हो जाएगा, मीन z हो जाएगा। राइट राइट। सो इसमें जो एक्सपोनेंशियल है जिसका पैरामीटर आपका 1/z है, मीन z है। तो अब आप देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया, सब लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन देखिए, तो आपसे पूछा गया मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ z। तो सबसे पहले आप मुझे मीन ऑफ z बता दीजिए, z तो काफ़ी इजी है ना। सो मीन ऑफ z क्या होगा, हाफ। सो a प्लस बी बाई 2 होता है, तो ये हाफ हो गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन या तो 1 सही होगा या 3 सही होगा, ओके। चलो, तो ई ऑफ जेड हाफ हो गया। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, मुझे चाहिए ई ऑफ वाई, तो मुझे चाहिए ई ऑफ वाई। और क्या आप लोगों को पता है कि ई ऑफ वाई को मैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, कोई बताओ आप में से। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन z। करेक्ट करेक्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन जेड, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एक्सपेक्टेशन बाहर वाला ऐसे ही रहने दो, वाई गिवन जेड के बारे में मुझे पता है कि वाई गिवन जेड एक्सपोनेंशियल है जिसका मीन जेड है। तो आप देखिए यहाँ वाई गिवन जेड का मीन कितना है, तो इस पूरे की वैल्यू मैं क्या लिखूँ, इस पूरे की वैल्यू z। ये Z। जस्ट जेड हो गया। और Z। ई ऑफ जेड कितना था, वो भी इधर देखिए ई ऑफ जेड क्या है, वो 1 था। नहीं देखो यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड पे, हाँ 1/2। हाफ बॉटम देखो, बॉटम ई ऑफ जेड, हाफ 1/2। तो ये भी क्या हो गया 1/2। तो यहाँ से ये पता चला
कि ई ऑफ जेड भी 1/2 है एंड ई ऑफ वाई भी 1/2 है। ठीक, सो ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। तो यहाँ बस आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये इस तरह कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ जेड को आप वाई से अलग कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट रिमूव जेड फ्रॉम वाई। दूसरा मेथड भी है, ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड करना है तो वो भी तरीका है हमारे पास। तो क्या करोगे आप, मैं करूँगा नहीं, मैं बस बता देता हूँ जो जनरली लोग करते हैं। मैं तो इससे कर दिया। दूसरा अप्रोच क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा कि मुझे ज्वाइंट दे रखा है और मुझे ई वाई ई जेड निकालना है, तो मैं क्या करता? बोलो। सर इस जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द यस, गिवन लिमिट्स इक्वल यस, टू 1 कर देंगे। हाँ वो तो हो ही जाएगा। आपको चाहिए ई ऑफ वाई ई ऑफ जेड। तो ई ऑफ वाई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? बाय डेफिनेशन वाई टाइम वाई एफ का ऑफ वाई। पीडीएफ। और वाई का पीडीएफ कहाँ से आएगा यहाँ पे? हाँ, तो जॉइंट पीडीएफ को ओवर द लिमिट ऑफ वाई इंटीग्रेट करेंगे। करेक्ट, हाँ। तो आप जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो z का पीडीएफ आएगा, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y का पीडीएफ आएगा। हो गया। सो ये आप निकाल सकते हो। यहाँ होता है z टाइम पीडीएफ ऑफ z। दूसरा मेथड ये था। सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, ये है। अब यहाँ पे आपको पता जरूरत पड़ेगा एफ वाई ऑफ वाई की। तो मुझे पता है कि जो ज्वाइंट दे रखा है मुझे एफ ऑफ वाई जेड, उसको मैं जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे एफ वाई मिल जाएगा। मुझे एफ जेड ऑफ जेड चाहिए। सो जो मुझे ज्वाइंट मेरे पास है उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में। वाई की लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी। अब ये कर दूंगा तो भी हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है जो अभी मैंने सजेस्ट किया। तो इससे भी आप कर सकते थे। अगर आपको वो समझ नहीं आता आप इससे कर लो कि पहले दोनों का मार्जिनल ज्वाइंट से मार्जिनल आ जाएगा इजीली। सो आप मार्जिनल फाइंड करो वाई का और जेड का, और उसके बाद मार्जिनल निकलने के बाद आप फिर इसका एक्सपेक्टेशन निकालो इस फॉर्मूले से। तो ये भी एक तरीका है। ठीक, ओके जी। ओके सर। सर एक हाँ क्वेश्चन ग्रुप में भेजा था। जी जी। सो इस ये क्वेश्चन है ना, ये तो सीयूईटी का ही आया हुआ प्रीवियस ईयर है शायद। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लेट x1 x2 xn बी। सो ये जो क्वेश्चन उन्होंने ग्रुप में भेजा है, लेट x1 x2 xn बी रैंडम सम फ्रॉम पॉइजन थीटा। सो आप नोट्स को रिवाइज नहीं किया, हालांकि ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। सो कल ही करा दिया था। सो दिस इज आई, मैं दोबारा कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पॉइजन थीटा। सो x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है पॉइजन थीटा से। टी आपको दे रखा है समेसन एक्स आई। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि यू एम भी यू ई ऑफ थीटा स्क्वायर बताइए। तो सिंपली आप बताओ, अब पॉइजन का आपको चाहिए यू एम भी यू ई ऑफ थीटा स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप, जैसे मैंने कहा था कि आप इसका वो लिख लोगे, पी एम एफ डिस्क्रीट है तो ई की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अभी याद आ रहा होगा आप लोगों को, जो लोग थोड़े रिवाइज किए या कल का मेमोरी अगर थोड़े फास्ट है तो। सो यहाँ से हमने किया था एक्सपोनेंशियल लॉग लगा लो। सो माइनस थीटा, फिर आ जाएगा प्लस एक्स लॉग थीटा एंड माइनस लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल, यही रहेगी। अब आप बताओ, जो फॉर्म लिखता हूँ उसमें एच एक्स क्या है मेरा यहाँ पे? एक्स। एक्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो t इज इक्वल टू समेसन एक्स आई है वो क्या है? कंप्लीट एंड सफिशिएंट है। यस सर। सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ, मुझे अब t बताओ क्या आएगा? और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर भी बताओ क्या आएगा? दोनों बताओ। सब लोग ट्राई करो, खुद से लिख के देखो, क्योंकि मैंने कल ये क्वेश्चन कराए हैं, अभी याद आएगा आपको। क्योंकि याद नहीं है तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते तो आपको याद रहता है, ये जिन लोगों ने किया उनको याद होगा ही ऑब्वियसली। सर ऑप्शन ए होगा। ओके फाइन, करेक्ट। ठीक है ना, मैं अब शुरुआती से कर रहा हूँ, हालांकि डायरेक्टली आप निकालो। ई ऑफ टी क्या होगा, कोई बता क्यों नहीं रहा? टी है आपका समेसन एक्स आई है। एन अरे थीटा। ऑफ टी एन थीटा होगा। करेक्ट।
अब ई ऑफ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को फिर से मैं उसके टर्म में लिखूंगा, अगर वेरिएंस वेरिएंस के टर्म में लिखना पड़ेगा। अरे तो यहाँ से ये हो गया वेरिएंस ऑफ टी माइनस एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर, ही ना। तो यहाँ से फाइंड कर लो, समेशन एक्स आई है ना, तो वेरिएंस निकालोगे तो एन टाइम थीटा ही होगा प्लस, क्योंकि वेरिएंस तो थीटा ही होता है ना, और आईआईडी है तो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस टर्म आएगा नहीं। सो एन टाइम थीटा और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी भी एन थीटा है, सो एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। चेक करो भाई। अब सिंपली आपके ऑप्शंस देखोगे, ओके सब में टी इंटू टी माइनस वन है, टी स्क्वायर से तो काम बन नहीं रहा, क्योंकि आप देखो डी ऑप्शन ऐसे समझा टी स्क्वायर से काम बन नहीं रहा। तो आप सिंपली क्या करो, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी करके देख लो कितना आ रहा जी, एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, हाँ या ना, देख लो। ई ऑफ टी स्क्वायर में से टी घटा दो, बस सब ट्रैक करो दोनों को, तो यहाँ से आपको दिख गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर लेने पे मुझे थीटा स्क्वायर ही मिलेगा। तो लेमन-सेफी थ्योरम से टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर जो है यू एम भी यू ई है थीटा स्क्वायर के लिए। ओके है? ओके सर। और कल भी किया, कल वाला स्लाइड देखो आप, या वीडियो देखो, उसमें कल भी किया है मैंने क्वेश्चन। और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं अब? ओके ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कोचिंग कर रहे हो तो इनफ नहीं है, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस टॉपिक्स पे। अब फिर आप पूछो कहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, फिर कह रहा हूँ बुक्स सबसे बेस्ट वे है। आप बुक्स से ही एक एक लाइन पढ़ो, एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रॉब्लम शीट मैंने अपलोड कर रखा है, कुछ आप चेक करो तो जो ड्राइव में प्रॉब्लम शीट मैंने अपलोड किए हैं, यूएमयू पे 2-3 असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं, मतलब वो किसी यूनिवर्सिटीज़ का ही असाइनमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम तो वही, अगर मैं भी लिखूंगा या टाइप कराऊंगा वही क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ अलग थोड़ी कराऊंगा। ये चीज़ है। या कोई भी कोचिंग जो मटेरियल बना रही है वो अलग थोड़ी कुछ कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं से उठा उठा के वो लोग एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसका, पहले तो राव ब्लैकबेल थ्योरम का बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ है ना आपके पास राव ब्लैकबेल थ्योरम बात करते हैं, फिर आते हैं क्रैमर राव इनइक्वालिटी पे। सो राव ब्लैकबेल थ्योरम क्या कहता है, इसको याद आइडिया है, बताओ कोई, कोशिश करो थोड़ा बहुत याद हो तो। कोशिश करो, क्या याद है तुम्हें, कुछ याद है कि नहीं? जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया है ट्राई करो पहले, मैं देखो कितना याद है, फिर मैं कराता हूँ। इसको याद नहीं, अरे जामू की तैयारी तो किया हो तुम लोगों ने, या एटलीस्ट बीएससी में तो नाम तो सुने ही होंगे, ऐसा तो नाम नहीं सुना होगा, इंट्रेंस पे तो आता ही है। अरे चलो यही बता दो याद है कि नहीं है, यही बता दो, थ्योरम नहीं बता पा रहे तो
शर्म क्यों आ रही है? ये तो बता दो, नहीं आता क्या है? जब नहीं आता तो नहीं आता, क्या दिक्कत है? नहीं सर, एग्जाम के सिलेबस में नहीं था शायद। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, जैम का सर नहीं सिलेबस आता। जैम के सिलेबस में नहीं था? जाके देखो, अभी जैम तो पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैम स्टैटिस्टिक्स को 2019 से ही पढ़ा रहा हूँ जैम स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों को, तो ये हर साल सिलेबस में था। अभी भी जाके देख लो सिलेबस वेबसाइट पे। इसलिए कहते रिवीजन की कमी है, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। तुम अगर 10 बार रिवाइज किए होते सिलेबस पूरा तो तुम्हें याद रहता। ये है सिलेबस में, तो जिनको लगा ऐसा नहीं है, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना तुम्हें चीज़ों में गलती करने के चांस कम होंगे। चलो, कम से कम 1-2 लोग ऑनेस्ट है जो बोले नहीं आता है ना, अच्छा है, कोई बात नहीं, सीखना ही तो है। अब देखो अभी के बाद समझ आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सा लैंग्वेज तुम्हें समझना है। जैसे लेमन सेफी है, तो राव ब्लैकवेल ने पहले थ्योरम दिया था और उस थ्योरम को यूज़ करके फिर लेमन सेफी ने थ्योरम बना दिया। सो लेमन सेफी क्या है, इसी का एक्सटेंशन है, इसी का अगला वर्जन है। हालांकि मैंने वो पहले पढ़ा दिया, ये बाद में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो जब ये क्या बोलते हैं, जब रिसर्च हो रहा था तो रिसर्च में पहले ये आया था, राव ब्लैकवेल पे पेपर पब्लिश हुए थे, उसके बाद उस पे लेमन सेफी पे आया था। चलो तो ये क्या कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा है कि लेट x1 x2 डॉट 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 xn be a random sample from a population containing, मान लो अननोन पैरामीटर थीटा, ठीक है, कंटेनिंग अननोन पैरामीटर थीटा, ठीक है। अब ऐसा ले लो कि लेट क्या लेना चाहोगे, सो डब्लू या डेल्टा बोल देता हूँ, चलो लेट डेल्टा बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताओ मैथमेटिकल मीनिंग इस लाइन का, कि डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? E of delta is equal to expect। यस, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। सो ये मैथमेटिकल मीनिंग हुआ। अब क्वेश्चन ये है, एक नया एस्टिमेटर तुम्हें मिलेगा। अब ये है कि लेट टी बी सफिशियंट एस्टिमेटर, कंप्लीट नहीं, जस्ट सफिशियंट। सो टी जो है कोई सफिशियंट एस्टिमेटर है। सो डेल्टा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, टी कोई सफिशियंट एस्टिमेटर है, ठीक। तुम्हारे पास अभी 2 एस्टिमेटर है अलग अलग, एक है डेल्टा, या T1 T2 मैं बोल सकता था, एक को T1 एक को T2, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नाम ऐसे रखा, डेल्टा और टी। सो डेल्टा जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है, टी जो है सफिशियंट है। सफिशियंट आपने पढ़ा है पहले कि कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn गिवन टी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, डेफिनेशन था, या फैक्टराइजेशन थ्योरम से हम फाइंड कर रहे थे। सफिशिएंट सिर्फ चाहिए तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा रहे थे, अगर सफिशिएंट कंप्लीट दोनों चाहिए तो मैं पिटमैन कुपमैन थ्योरम था वो लगा रहे थे। तो सो टी कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो ये थ्योरम ये कहता है, एक्चुअली जो थ्योरम है उसका ये कहना है, अच्छा कल मैं इस पर डिस्कस भी किया था, हाँ ओके, जब मैं तुम्हें क्या करा रहा था, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया दिया था इसका, जो वेरिएंस हम मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे थे हम। सो टी विद अ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ओके। तो ये क्या कहते हैं, एक नया एस्टिमेटर बनाओ, तो एक न्यू, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट और न्यू एस्टिमेटर, न्यू मतलब तीसरा एस्टिमेटर बना रहा हूं मैं, न्यू एस्टिमेटर, क्या नाम दूं इसका मैं, थीटा कैप दे दूं, चलो थीटा कैप। और क्या बना रहे तुम, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। एक नया एस्टिमेटर मैंने बनाया थीटा का, देखो 3 एस्टिमेटर हो गया मेरे पास, एक डेल्टा था जो सिर्फ अनबायस्ड था, एक टी है जो सफिशियंट है, अब मैं एक तीसरा एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ डेल्टा थीटा कैप, या कुछ नया ले लो, अगर तुम्हें जो भी अपना फेवरेट तुम्हारा लेटर हो, है ना, मैं डेल्टा लिया, टी लिया, क्या ले लो, एस्टिमेटर किससे लिखते हो तुम लोग जनरली, ठीक है, थीटा कैप, या कुछ और लो, नोटेशन है कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो थीटा कैप इज द थर्ड एस्टिमेटर, डेल्टा टी थीटा कैप। ये अगर वर्ड वर्ड में ही खेलना है तो लाइक जैसे लेटेस्ट में अगर खेलना है तो डब्लू मान लो कि डब्लू कोई एस्टिमेटर है इस तरह से, ई ऑफ डेल्टा गिवन टी। तो पहले तो क्वेश्चन ये पूछूंगा, क्या डब्लू एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो पहले चेक करो, इज डब्लू एन अनबायस्ड एस्टिमेटर,
ऑफ थीटा, आंसर बताना है तुम्हें, यस और नो। क्या W एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा का? बताओ भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ W बताओ क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ W बताओ, W की वैल्यू रख देता हूं मैं, बताओ। ये W था, W रख दिया मैंने यहाँ पे। बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ W। कितना टाइम लगेगा? नहीं पता सर। अरे उल्लू, इसका फॉर्मूला किसी को नहीं पता? अभी तो यूज किया मैंने फॉर्मूला यहाँ पे। ये क्या था? ये देखो ध्यान से, यही तो फॉर्मूला है जो भी यूज किया मैंने। अब देख के बताओ यहाँ पे किसके इक्वल होगा ये? थीटा के एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा इक्वल टू थीटा, तो फिर ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। यस। तो यहाँ से क्या है आपके पास, मैं इसको इधर लिखता हूँ। तो मुझे ई ऑफ डब्ल्यू चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए था? ई ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू मैंने रख दिया, जो डब्ल्यू मैंने डिफाइन किया है वो डब्ल्यू मैंने रख दिया, उसकी जगह डब्ल्यू की वैल्यू मैंने रख दिया। तो अब ये फॉर्मूला मुझे पता है ना, ई ऑफ डेल्टा गिवन टी, तो ये होता है ई ऑफ जस्ट डेल्टा। ये फॉर्मूला होता है कि ये इसके इक्वल होगा, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में फॉर्मूला है। अब ई ऑफ डेल्टा मुझे पहले से पता है क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ये थीटा हो गया। तो ये लिख रहा था मैं कि नोट दैट डब्ल्यू इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो अब मेरे पास तीन एस्टिमेटर है, एक अनबायस्ड है डेल्टा, एक टी है जो सिर्फ सफिशियंट है, कंप्लीट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सफिशियंट है, और तीसरा एस्टिमेटर हमने बनाए। एक्चुअली यहाँ राव ब्लैकबेल क्या करता है, एस्टिमेटर को इम्प्रूव करता है, एक इफिशियंट एस्टिमेटर बनाने की कोशिश कर रहा है वो। अब इफिशियंट क्या था? जिसका वेरिएंस कम हो, तो वही ये इफिशियंट एस्टिमेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस थ्योरम का कंक्लूजन ये है कि देन ये थ्योरम कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ W माइनस थीटा होल स्क्वायर will be less than equal to expectation of delta minus theta whole square। अब फिर से तुमसे मैं पूछूंगा कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के टर्म में? वेरिएंस। यस, वेरिएंस। वेरिएंस। मीन स्क्वायर एरर भी आप बोलते, गलत नहीं था। तो मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस सेम ही हो जाता है जब आपका डब्ल्यू अनबायस्ड है ना। जब एस्टिमेटर अनबायस्ड है तो ये वेरिएंस है एक्चुअली, अदरवाइज मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला है। अगर अनबायस्ड नहीं भी होता मीन स्क्वायर एरर होता, लेकिन वेरिएंस करेक्ट आंसर है। सो ये वेरिएंस है, तो दिस इज वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो ई ऑफ, है ना, मैं इसको ई ऑफ डब्ल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ ई ऑफ डेल्टा लिख सकता हूँ मैं। तो डब्ल्यू माइनस ई डब्ल्यू, डेल्टा माइनस ई डेल्टा। सो वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डेल्टा। तो इस थ्योरम का कंक्लूजन ये है कि जो आपने एक नया एस्टिमेटर डिफाइन किया है वो एक बेटर एस्टिमेटर है देन अर्लियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। अनबायस्ड दोनों है, डेल्टा भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, डब्ल्यू भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन डब्ल्यू का वेरिएंस कम है, इसीलिए डब्ल्यू एक बेटर एस्टिमेटर है। बेटर इन द सेंस इसका वेरिएंस कम है, तो जिसका वेरिएंस कम होता है वो इफिशियंट एस्टिमेटर मान, वो ज़्यादा इफिशियंट होता है। जो एस्टिमेटर जितना कम वैरी करेगा वो उतना ज़्यादा इफिशियंट है। तो W जो है एक इफिशियंट एस्टिमेटर है दैन डेल्टा। तो इस थ्योरम का यही कंक्लूजन है राव ब्लैकबेल का, कि W का वेरिएंस कम होगा डेल्टा से, मतलब W इज मोर इफिशियंट दैन डेल्टा। सो W इज मोर इफिशियंट दैन डेल्टा। अब इसमें किसी को डाउट है बताओ, स्टेटमेंट पढ़ लो एक बारी।
ठीक है, ओके है ना। एक डेल्टा अनबायस्ड है, टी सफिशिएंट है, तो एक नया एस्टिमेटर ये आया जो कि अनबायस्ड भी है और ये बेटर एस्टिमेटर है। सो स्टेटमेंट क्लियर है, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है ना। अब इसका यूज़ क्या है? तो इसको यूज़ किया जाता है यूएमवीयू निकालने के लिए। कैसे? तो चलो, अब क्वेश्चन है हाउ टू यूज़ राव ब्लैकवेल थ्योरम। एक तो मैं बता चुका हूँ आपको लेमन सेफी थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं यूएमवीयू निकालने के लिए। हाउ टू यूज़ राव ब्लैकवेल थ्योरम to find UMVUE of थीटा या कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर। सो इसको बोलते हैं, तुम बुक में इसका नाम देखोगे राव ब्लैकवेलाइजेशन प्रोसेस, इस मेथड का नाम है ब्लैकवेलाइजेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं, या मेथड, राव ब्लैकवेलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये बुक में इस मेथड से लिखा रहेगा। अब ये भी क्या करता है, ये भी हेल्प करता है यूएमवीयू निकालने में। तो इसमें क्या कहता है ये कि अभी तक आपको यहाँ पे बस इसने ये बताया कि कंप्लीट सिर्फ ये सफिशिएंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, राव ब्लैकवेलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सफिशिएंट एस्टिमेटर भी चाहिए, सफिशिएंट तो है ही, कंप्लीट भी चाहिए। ये थ्योरम कुछ ऐसा है। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज राव ब्लैकवेलाइजेशन मेथड क्या होता है। इस मेथड से हम निकालते हैं यूएमवीयूई। एक लेमन सेफी थ्योरम था, दूसरा मेथड राव ब्लैकवेलाइजेशन मेथड, जिससे हम यूएमवीयूई फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है कि इफ, ठीक है ना, डेल्टा इज अनबायस्ड, जो पीछे था वही लिख रहा हूं मैं दोबारा, अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड टी बी कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक, ऑफ थीटा। ठीक है ना, किसका है, ऑफ थीटा। एंड टी बी दिस। सो आपने डिफाइन किया था ना डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट सफिशिएंट चाहिए, वहां सिर्फ कंप्लीट था, सॉरी वहां सिर्फ सफिशिएंट था, यहाँ सिर्फ सफिशिएंट चाहिए था। अब ये क्या करे, इंप्रूव कर रहा है। तो देखो इसका वेरिएंस कम है, जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे उससे आप रिड्यूस कर सकते हो वेरिएंस को। लेकिन यूएमवीयू क्या होता है, यूएमवीयू कहता है कि कितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, लाखों करोड़ चाहे इन्फिनाइट हो, उसमें जिस भी एस्टिमेटर का सबसे कम वेरिएंस होगा वो यूएमवीयू है। तो मुझे वो ढूंढना है। तो उसके लिए कहता है कि टी को कंप्लीट सफिशिएंट होना पड़ेगा। और अगर कंप्लीट सफिशिएंट हो गया तो ये जो डब्ल्यू मैंने बनाए थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, ये जो मैंने बनाए थे यही यूएमवीयूई होगा, यूएमवीयूई ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये जो बोला था कि इसका कम है, अगर इसी में अगर ये डेल्टा को कंप्लीट भी कर दिया तो ये यूएमवीयूई बन जाएगा। तो ये इसका, तो ये मेथड हुआ। अब इस पर एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। स्टेटमेंट क्लियर है? एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, एक कंप्लीट सफिशिएंट, दोनों हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, जिसको नाम मैंने डब्ल्यू दिया होता है, ये जो डब्ल्यू एस्टिमेटर है ये यूएमवीयूई है। हाँ ना बोलो, ठीक है ये। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइजन थीटा। आज तुमने एक डाउट पूछा था ना अभी, थीटा स्क्वायर का बताओ। अब मैं इसी में थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड यू एम बी यू ई ऑफ, ई की पावर माइनस थीटा, बताओ। दो तीन मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो।
देखो अभी मैंने राव ब्लैकबेल कराया तो मैं इससे कराऊंगा। अगर तुम्हें कोई और भी मेथड आता है यूएमबीयू निकाल, एग्जाम में सिर्फ आंसर चाहिए तो तुम किसी मेथड से आंसर बता सकते हो मुझे। तुम फ्री हो लेमनसेफी यूज़ करने को, तुम फ्री हो राव ब्लैकबेल यूज़ करने को, तुम फ्री हो क्रैमर और लोअर बाउंड यूज़ करने को, या तुम फ्री हो चौथा मेथड यूज़ करने को। तुम कोई मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम ट्राई करो आंसर निकालने का। और नहीं तो मैं तो अभी कल ये मेथड करा हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा। बाकी क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से भी हो सकता है, तो आप ट्राई करके बताओ। तो 2 मिनट ट्राई करो, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, है ना, आराम से ट्राई करो।
आंसर आएगा किसी का? हालांकि क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए, तो मैं खुद ही सॉल्व करके देखता हूँ कैसा है। तो मैं किसी बुक से नहीं लिखा हूँ। बोलो भाई। करवा दीजिए सर। अच्छा, नहीं हो रहा है, ओके। चलो, तो इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो कोशिश करेंगे राव ब्लैकबिल से, और दूसरा क्रैमर और लोअर बाउंड है ना। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है, देखो अब तुम्हें, अगर मैं चूंकि ये है थ्योरम लगा रहा हूँ, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा एक अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा का और एक कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर आप लोगों को पता है कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो मुझे बताओ, कंप्लीट सफिशिएंट इजीली निकालोगे, निकाला ही था मैंने। तो कौन सा एस्टिमेटर कंप्लीट सफिशिएंट है इसके लिए? बोलो भाई, पॉइजन के लिए कौन सा एस्टिमेटर कंप्लीट सफिशिएंट होता है? समेशन एक्सआई। यस, समेशन एक्सआई। सब लोग क्यों नहीं बताते? अभी तो हमने कई सारे क्वेश्चन में यूज़ किया, आज भी यूज़ किया हमने। लोग हेजिटेट क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। ये क्वेश्चन था ना, कहाँ गया जो पूछा था यूएमबी वाला? ये क्वेश्चन था पॉइजन थीटा। देखो लिखा है मैंने, समेशन एक्सआई कंप्लीट सफिशिएंट है। फिर भी बोलने में हेजिटेशन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। वही भी दोबारा करूंगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। और आप लोग इतना समझ भी आ रहा है, वरना बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होता है कंप्लीट सफिशिएंट पे। तो अब मुझे एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है। अब मुझे बताओ, एक डेल्टा ऐसा एस्टिमेटर बताओ जो अनबायस्ड हो इस क्वांटिटी के लिए, कैसे बनाओगे? तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पॉइजन में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या आता है, कोई बताओ मुझे। ई की पावर माइनस थीटा। e रेज टू पावर माइनस थीटा। ठीक है, और ये मैंने जानबूझ के यही लिया है। ओके, तो जो ये x इक्वल टू 0 है, तो मैं ऐसा करूंगा कि डेल्टा लूंगा मैं 1 व्हेन x इज 0 एंड 0 व्हेन x इज, या अदरवाइज या नॉन जीरो। तुम्हें पता है ना x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पे। तो x के बजाय मैं x1 ले लेता हूँ, क्योंकि x1 x2 xn का सैंपल है, तो मैंने x1 ले लिया। तो x1 का सपोर्ट यहाँ पे क्या है, 0 से इन्फिनिटी। आपको पता है पॉइजन में क्या होता है सपोर्ट, 0 1 2 3 अप टू दिस। तो अगर x1 0 है तो 1 लिया वैल्यू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का एक्सपेक्टेशन बताओ मुझे। आता है निकालना मीन तुम लोगों को? ऑब्वियसली आता है। बताइए, डेल्टा का मीन निकाल के बताओ मुझे। ई टू द पावर माइनस थीटा। तो कैसे करते हैं आप लोग? देखो सिंपल है, कैसे करते हैं, डिस्क्रीट हो रहे, 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये तो। ये बर्नौली टाइप का हो गया डेल्टा। तो वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो 1 कब होगी,
जब x1 की वैल्यू 0 है, तो ये ऐसा हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू 1 है कब? जब प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू 0 है कब है? जब प्रोबेबिलिटी x1 0 नहीं है। तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाता है, तो उसको है ना। तो इस तरह से फाइनली आ गया प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? चेक कर लो सब लोग। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा इसके इक्वल आ गया, और ये क्या है? e की पावर माइनस थीटा। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने दो एस्टिमेटर खुद से बनाए हैं। एक एस्टिमेटर अनबायस्ड है, वो डेल्टा है, और एक एस्टिमेटर टी है जो कंप्लीट एंड सफिशिएंट है। तो अब आप यूज़ करो पिछला स्टेटमेंट कि जब आपके पास अनबायस्ड एस्टिमेटर आ जाए, जब आपके पास कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर आ जाए, तो यू एम वी क्या होता है, बताओ आप लोग। सो व्हाट इज यू एम वी इन दिस केस? इस क्वेश्चन में क्या लिखूंगा यू एम वी को मैं? when you have complete sufficient, when you have unbiased estimator. So what is UMVUE? Expectation of delta, which is e raised to power minus theta. Expectation of delta given t, ये क्वांटिटी मेरा UMVU है, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज UMVUE। सो तो मेरा जो एस्टिमेटर है W वो UMVUE है। दिस इज UMVUE, UMVUE है। अच्छा, तो यहाँ मुझे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं, ओके। ठीक है, मतलब ये UMVU होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वेश्चन ये है। सो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए मुझे n भी बताना पड़ेगा और मुझे इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। ओके, कोई नहीं, ट्राई करते हैं। सो देखो आगे। सो ये हमारा UMVU है राव ब्लैकमेलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है ना। आंसर तो पहुंच गया, अब आंसर कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। सो यहाँ तक कोई दिक्कत है इस सॉल्यूशन में? अभी तक जो किया मैंने करेक्ट है, तो डू यू एग्री? ठीक है ना। अब मुझे इस W की वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ t आएगा। तो पता ना एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस गिवन t है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t आएगा एक्चुअली। अब मुझे t या तो देना चाहिए कि समेशन क्या होगा। सो मैं तत्काल अभी फाइंड करता हूँ। तो जो W मेरा है वो कुछ ऐसा होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t इज इक्वल टू, मान लो स्मॉल t मान लेता हूँ, कुछ तो गिवन होगा ना, तो अभी ऐसा ले लो, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, फिर से ये क्वांटिटी फाइंड करोगे सिमिलर प्रोसेस में, तो डेल्टा की वैल्यू 1 होगी कब? जब एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ, जैसे ये एक्सपेक्टेशन निकाला तुमने ई ऑफ डेल्टा, वैसे उसी प्रोसेस से निकालोगे, ऐसे ही होगा। सो यहाँ गिवन टी आएगा, तो एट द एंड यहाँ आ जाएगा उसी प्रोसेस से, ऐसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 गिवन t इज इक्वल टू टी, ये आ जाएगा 1 इंटू दिस, अदरवाइज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 इंटू दिस एंड फिर हो जाएगा 0 इंटू प्रोबेबिलिटी x1 इज नॉन जीरो गिवन t इज इक्वल टू टी। ये सिंपल एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है डिस्क्रीट में। ये एक रैंडम वेरिएबल है डेल्टा, जिसका मीन निकाल रहा हूँ, तो ये मीन आया था। सेम यहाँ भी कर रहा हूँ मैं कि वैल्यू या तो 1 होगी डेल्टा की, तो 1 कब होगी? जब x1 0 है, और डेल्टा की वैल्यू 0 कब होगी? जब x1 नॉन जीरो है। ये चीज़ें बाकी कैरी कर रहा हूँ। तो W जो मेरा अब रिड्यूस होकर ऐसा आ गया, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 गिवन t इज इक्वल टू टी। और ये t क्या है आपका? t तो समेसन xi है ना। सो x1 इज इक्वल टू 0 समेसन xi इज इक्वल टू टी। तो ये हालांकि आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं करा तो मुझे कराना पड़ेगा। सो W, अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको? अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए x1 गिवन समेसन xi इज इक्वल टू टी का। क्या किसी को आइडिया है? पुराने लेक्चर्स इन्होंने देखे होंगे, उसमें हमने बताए होंगे ये इस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। दिस हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन? किसी को भी आइडिया है? हाँ या ना में जवाब दो। डू यू नो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस x1 गिवन समेसन xi बराबर t? अरे शर्म क्यों आ रही है भाई, बता दो हाँ या ना, इसमें क्या है?
नो सर। ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, ये थ्योरम है, मैं इधर थ्योरम लिखा देता हूँ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बाइनोमियल t कॉमा 1/n। ठीक है, 1/n नहीं, n क्या है, क्वेश्चन है n क्या है, यस t कॉमा 1/n, यस। सो मैं इसका डिटेल थ्योरम लिखा देता हूँ अगले पेज पे कि मैं कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि जो लोग ये क्वेश्चन, अगर आप पुराने लेक्चर्स देखोगे उसमें हमने ये कराए होंगे, जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी करा रहा होगा तो ये कराया होगा मैंने। तो देखो उसमें ये होता है रिजल्ट कि जस्ट एक थ्योरम है ये। इसमें ये होता है कि मान लो लेट, मैं दो के लिए लिखा देता हूँ सिंपली। मान लो x कॉमा वाई दे आर IID पॉइजन थीटा। ठीक, तो होता क्या है, आपसे पूछता है कोई कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो t। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइनोमियल t कॉमा, और यहाँ 1/2 होगा। आपको समझ आ रहा होगा 1/2 क्यों होगा, समझ आ रहा है, बताओ कोई 1/2 क्यों लिया। हम्म, 1/3 क्यों नहीं लिया मैंने। So 1/1 plus 1. यस, 2 बिकॉज ऑफ वी हैव 2 रैंडम वेरिएबल, दैट्स वाई। 3 होगा तो 1/3 होगा। तो मैं जनरलाइज करता हूँ, देखो ये होता है लेट x1 x2 xn। ये सब थ्योरम है जो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो सिलेबस है आपके यहाँ भी उसमें है। IID पॉइजन थीटा, अब n है और आपसे पूछेगा x1 गिवन समेसन xi, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन में, t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कोई बताओ मुझे, अब अगर आपको समझ आ रहा है तो। बाइनोमियल t कॉमा 1/n। यस, बाइनोमियल t कॉमा 1/n, n रैंडम वेरिएबल, इसीलिए इसका और जनरलाइजेशन है। अब मैं ऐसा लिखूं कि xi जो है दे आर पॉइजन लैम्बडा आई। अब देखो हर लैम्बडा इक्वल नहीं है, यहाँ थीटा सब में इक्वल था, अब ये लैम्बडा अलग अलग है सबका। x1 का लैम्बडा 1 है पैरामीटर, x2 का लैम्बडा 2 है, इस तरह से। सो दे आर xi आर दिस आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ये जस्ट इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि सबका पैरामीटर अलग अलग है। अब इस केस में आपसे पूछ लूँ मैं कि x1 गिवन समेसन xi इज इक्वल टू t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप लोग ट्राई करके बताओ मुझे। मतलब गेस करो, या अगर आंसर पता है तो अब ट्राई, मतलब दो थ्योरम लिखे हैं मैंने, उन दोनों थ्योरम से जो इंट्यूशन आ रहा है आप बताओ मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। Binomial t comma lambda 1 upon summation lambda. करेक्ट। सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n। ऊपर वाले दो थ्योरम में क्या हो रहा है, सारे लैम्डा इक्वल है, थीटा के इक्वल है, इसीलिए थीटा अपॉन n थीटा हो जाता है, थीटा थीटा कट गया 1/n हो गया। तो थर्ड वाला वो मोर जनरल केस हो गया। सो अब इस थ्योरम को मैं यूज करूंगा। अब ये सब थ्योरम किस चैप्टर में है, ये थ्योरम जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उस चैप्टर में है। ये सब अभी के रोहतगी में देख सकते हो, ये थ्योरम है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो आप लोग लग रहा है पहले तो पता ही नहीं चला मुझे, कुछ लोग ऐसा लग भी रहा होगा कि ये सब कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसा, है ना। तो जैम और गेट का बैच में पढ़ाता हूँ, पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा भी ठीक हो गया। 3-4 साल पहले मुझे भी नहीं पता था, पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी ये सब समझ आया। तो ठीक है ना, मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो समझ आया, अच्छा ये सब ऐसा है। ओके, तो सर इसमें लैम्डा 1 होगा ऊपर। हाँ लैम्डा 1 ही है, ये लैम्डा 1 ही लिखा है मैंने, ओके। ठीक है ना। क्योंकि x1 है तो लैम्डा 1 है, अगर x2 होगा तो लैम्डा 2 होगा, ठीक है ना। सही बताया आपने, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं। अब मुझे आप बताइए, आपको समझ आ रहा होगा कि इस, अब देखो ये जो x1 गिवन दिस है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल t कॉमा 1/n, ये सबका IID था वो। अब इसमें बराबर जीरो पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बाइनोमियल में इस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल टू जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब ये दिस इक्वल टू जीरो, x1 इज इक्वल टू जीरो गिवन दिस, मतलब जीरो पे प्रोबेबिलिटी निकालनी बाइनोमियल में, क्या आएगी। ये भी सोचना 1 पड़ेगा, - 1/n होल टू द ठीक है पावर। ना। सो व्हाट आई एम सेइंग, फॉर एग्जांपल मेरा, हाँ सही बता रहे हैं आप।
सो फॉर एग्जांपल मेरा रैंडम वेरिएबल कुछ नया नाम देता हूँ, मान लो रैंडम वेरिएबल है u, चलो तो u नाम दिया x1 गिवन समेसन xi इज इक्वल टू टी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n कॉम t कॉमा वन बाई एन, t कॉमा वन बाई एन। तो यहाँ से आपको मैं पूछ रहा हूँ u बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी, और u बराबर जीरो लिखना सेम ही है अगर आप ये लिखते हो तो बात बराबर है, ये है। और आप लोग जानते हो बाइनोमियल में क्या होता है, एन सी जीरो तो वन हो जाएगा, एन सी जीरो पी की पावर जीरो क्यू की पावर एन, तो ये हो गया एन सी जीरो वन पी की पावर जीरो, पी यहाँ क्या है वन बाई एन है, तो क्यू क्या है वन माइनस वन बाई एन की पावर एन, यही ना, सॉरी हाँ, इज इट फाइन? मतलब मैं इन जनरल लिख दिया, अब मैं इसके लिए लिख देता हूँ, सॉरी, तो मतलब मैं उसके लिए लिख रहा था जो एन सी आर होता है ना वहाँ के लिए, अब मैं इसके लिए आंसर लिख देता हूँ इस चीज़ के लिए। तो क्या होगा, एन की जगह टी है, पी सी जीरो, पी की जगह वन बाई एन है, वन बाई एन की पावर जीरो, वन माइनस वन बाई एन की पावर टी, ओके है। तो फाइनल आ गया वन माइनस वन बाई एन की पावर टी, मतलब फाइनल आ गया एन माइनस वन अपॉन एन की पावर टी, ओके। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा था आपसे यहाँ पे कि मुझे चाहिए इस क्वांटिटी डब्ल्यू की वैल्यू, तो ये जो क्वांटिटी मैंने निकाल दिया उधर, तो ये हो गया वन माइनस वन बाई एन की पावर टी, मतलब एन माइनस वन अपॉन एन की पावर टी, और ये कुछ और नहीं, ये है एन माइनस वन अपॉन टी, क्या था आपका समेसन एक्स आई को तो मैंने टी माना था ना, मैं तो अपनी मर्जी से टी इक्वल टी लिया था, देखो यहाँ पे, सो टी मेरा क्या है, व्हाट इज योर माई टी, समेसन एक्स आई, तो ये है समेसन, तुम्हारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सो दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ ई की पावर माइनस थीटा, ये जैम या गेट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब डाउट है तो बताओ, कहाँ कहाँ डाउट है इसमें, अब देखो एक बार स्टार्टिंग से, तो दिस इज फाइनल आंसर। अगर मैं एन को 10 दे देता तो उस तरह से आ जाता, तो 9 अपॉन है ना, उस तरह से 10 ऑफ की पावर इस तरह हो जाता। तो ये एक एस्टिमेटर है ना, आपको समझ आया ना, ये एस्टिमेटर है और ये अनबैस्ड भी होगा हालांकि। तो एन माइनस वन अपॉन एस पावर समेशन एक्साइज यू एम बी यू ऑफ ई की पावर माइनस थीटा। अब कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछो, मैंने क्या किया, मैं ये प्रोसेस बताया आपको, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढो, कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढो, फिर अगर कंप्लीट सफिशिएंट है टी तो ई ऑफ डेल्टा गिवन टी यू एम बी यू होगा, यही मुझे निकालना था इस क्वेश्चन में। तो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपसे, मैंने कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढा, अनबायस्ड ढूंढा, तो ई ऑफ डेल्टा गिवन टी जो होगा वो हमारा यू एम बी यू है। अब हमारा चैलेंज ये है कि इसकी वैल्यू निकालना, आंसर तो यही होगा, अब व्हाट इज दिस क्वांटिटी, ये निकालना चैलेंज है। तो उसके लिए मैं इधर स्टार्ट किया था, आंसर तो आ चुका है, दिस इज आवर आंसर, ई ऑफ डेल्टा गिवन टी, तो वो मैं यहाँ रखा, ई ऑफ डेल्टा गिवन टी बराबर स्मॉल टी दिया, उससे सॉल्व किया आगे, फिर उसको खोला मैंने एक्सपेक्टेशन को, तो ये आया फाइनल, फिर यहाँ पे थ्योरम यूज़ किया मैंने ये वाला, फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर फाइनली टी आया था क्योंकि टी मैंने लिया था, लेकिन टी मेरा एक्चुअल क्या है, एस्टिमेटर समेशन एक्स आई है, तो आंसर हमारा एस्टिमेटर होगा ना। तो वी वांट यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो हमें एस्टिमेटर चाहिए, ओके। तो हमें एस्टिमेटर चाहिए, तो वो एस्टिमेटर है ई की पावर माइनस थीटा, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये है, इस तरीके से आप ट्राई, एक क्वेश्चन और करना चाहोगे, एक क्वेश्चन और करके देखो, तो मैं देखूँ समझ आया नहीं आया, इसी पे इसी का मैं वो कर देता हूँ। सो इसी में है कि मान लो लेट, आप लोग खुद मुझे आंसर बताना कि लेट x1 x2 xn दे आर IID पॉइजन थीटा, ठीक है, दे आर IID पॉइजन थीटा। अब आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं कि फाइंड यू एम वी यू ई ऑफ ई की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा प्लस वन। चलो आप थोड़ा ये ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा।
अब ये सब टॉपिक कैसे क्लियर होगा जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा। हालांकि समझ तो आ ही गया होगा, लेकिन कमांड तब होंगे जब आप उसके मास्टर तब होगे जो इस टॉपिक में, जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे ऐसे। हालांकि मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन CUET में आएगा, क्योंकि ये सब जैम और गेट के क्वेश्चन हैं। लेकिन चूंकि मैं सिलेबस करा रहा हूँ, तो मेरा काम एक बार समझा दो। क्या लगता है हो जाएगा? हिंट दूं? चलो थोड़ा हिंट दे देता हूँ। बताओ, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 कितना आएगा? मतलब x1 इज इक्वल टू 0 क्या है, और प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 क्या है? बताओ। बोलो कितना आएगा? 1 bracket e raised to minus theta. तो ये तो आपका e की पावर माइनस थीटा, और ये है थीटा e की पावर माइनस थीटा, दोनों को ऐड कर दो तो वो तुम्हें वो क्वांटिटी दिख जाएगी। इससे अनबायस एस्टिमेटर बना लो अब। उसमें एक टर्म ऐड कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं किया। बस दोनों के अलग अलग तुम निकाल के ऐड भी कर सकते हो, तभी हो जाएगा ना। एक तो जस्ट होगा थीटा, एक होगा जस्ट। एक का तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाल दिया है, फाइंड किया ना मैंने। इसका तो मैं फाइंड कर ही चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, तुम इसका फाइंड कर लो। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ई की पावर माइनस थीटा का यूएम भी मैं निकाल चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। अब आप थीटा ई और माइनस थीटा का निकाल लो, सिमिलर प्रोसीजर से, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से, फिर बाद में ऐड कर देंगे उसको।
सर n minus 1 by n whole to the power summation xi minus 1 आ रहा है theta e to the power minus सो theta. क्योंकि मुश्किल तो है नहीं अब, बिकॉज तो यहाँ पे जस्ट ये है कि आप डेल्टा जब बनाओगे, मैं बस इसका कर देता हूँ, इसका कर चुका हूँ, इसका आंसर आ चुका है, तो बस इसका आप सॉल्व करो. यू टेक डेल्टा 1 1 0 1 कब लोगे, व्हेन x1 इज इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि इस पे प्रोबेबिलिटी मिल रहा है ना, इसीलिए x1 इज नॉट इक्वल टू 1. तो अगेन अगर आप फाइंड करो e ऑफ डेल्टा 1, तो यू विल गेट इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1, नथिंग बट थीटा ई की पावर माइनस थीटा. ये हो गया. अब ठीक है, ठीक है ना. ऐसे जैसे गेट रूट जैम के बैच में अगर मैं यही क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं. मैं 2 लिखाऊं बस, ऐसे जैम गेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 7-8 क्वेश्चन तो होंगे ही, तो वो सारे कराऊंगा. लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, तो अभी के लिए इस टॉपिक पर यही क्वेश्चन बस कराऊंगा, क्योंकि जैम बैच में हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं या प्रीवियस पेपर साथ में डिस्कस करते हैं. इसका चूंकि प्रीवियस पेपर मेरे पास 1 साल का ही है, तो वो एक बार ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो वैसे नहीं, वहाँ क्या टॉपिक वाइज मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, जो भी टॉपिक करा है उस पर जितने क्वेश्चन आए सब कर लेते हैं उसी टाइम. तो अभी तो तत्काल ये करके हम इस टॉपिक को वो करेंगे, मतलब राव ब्लैकबेल थ्योरम को, फिर अगला आते हैं क्रैमर और लोअर बाउंड पे. सो क्योंकि आपके पास ई ऑफ डेल्टा 1 थीटा ई की पावर माइनस थीटा. ठीक है, अब कर लोगे आगे. टी तो मुझे पता ही है समेसन एक्स आई है, तो मेरा डब्ल्यू जो होगा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 गिवन टी इज इक्वल टू, मान लो टी ले लेता हूँ, हालांकि आंसर यही है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए. तो ये क्या आएगी, बस एंड में फिर से मुझे पता है कि कुछ और नहीं होगी प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 गिवन, मान लो समेसन एक्स आई इज इक्वल टू, तत्काल में टी ले लेता हूँ. तो फिर से वही आपको पता है कि x1 गिवन समेसन एक्स आई टी क्या होगा, बाइनोमियल टी कॉमा 1 बाई एन ही होगा, क्योंकि आई डी ले रखा है मैंने. तो बाइनोमियल टी कॉमा 1 बाई एन हो जाएगा. और यहाँ से ठीक है ना, और यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, तो बाइनोमियल में x इज इक्वल टू 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी आती है, एन सी 1 टी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1, यही ना. तो एन सी यहाँ एन की जगह टी है, तो टी सी 1 टी हो जाएगा, एंड पी है 1 बाई एन की पावर 1, क्यू है 1 माइनस 1 बाई एन की पावर एन माइनस 1, एन इज टी है, एन के प्लस एन पी होता है ना बाइनोमियल में, एन पी, तो एन की जगह दिस. तो ये मेरा आंसर आएगा. सो कहने का मतलब इसका यू एम यू क्या आया, तो अब मैं इधर लिख देता हूँ अगले पेज पे. सो मेरे पास यू एम बी आया 1 बाई एन समेसन एक्स आई इंटू 1 बाई एन समेसन एक्स आई इंटू एन माइनस 1 बाई एन इसकी पावर समेसन एक्स आई माइनस 1. ठीक है ना, देख लो, इज इट फाइन. 1 बाई एन समेसन एक्स आई एन माइनस 1 अपॉन एन की पावर समेसन एक्स आई माइनस 1. इसको थोड़ा वो भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. माइनस 1 है ना पावर, तो माइनस 1 को हटा सकते हो तुम, तो ये 1 बाई एन रहने दो, समेसन एक्स आई रहने दो, और एन माइनस 1 अपॉन एन की पावर में समेसन एक्स आई है, और होल अपॉन है एन माइनस 1 अपॉन एन, यही ना. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो एन एन कट जाएगा आई थिंक, चेक करो. ठीक, तो बचा क्या, 1 बाई एन माइनस 1 देन एन माइनस 1 अपॉन एन इसकी पावर समेसन एक्स आई इंटू में है समेसन एक्स आई. तो ये किसका यू एम वी यू है, दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ व्हाट, थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा, यही ना. और अभी उन्हें फाइंड किया था ऑल्सो, जो हमने अभी फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में, तो मैं रिपीट वो प्रोसेस है ना, ये आया था एन माइनस 1 अपॉन एन की पावर टी, तो वो आया था एन माइनस 1 अपॉन एन इसकी पावर समेसन एक्स आई. दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ ई की पावर माइनस थीटा. दोनों को ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये मान लो एक एस्टिमेटर फॉर एग्जांपल T1 है, ये मान लो एस्टिमेटर फॉर एग्जांपल T2 है, तो ये इसका है, ये इसका है, दोनों का मुझे सम का चाहिए, तो मैं सम कर दूंगा, क्योंकि अनबायस चाहिए ना. तो यहाँ से T1 प्लस T2 जो आएगा, अब कॉमन निकालना, कॉमन निकाल दो. सो एन माइनस 1 अपॉन एन की पावर समेसन एक्स आई, तो दोनों में कॉमन है, और बचा क्या, तो बचा 1 प्लस
समेशन xi अपॉन n माइनस 1, यही ना। सो दिस क्वांटिटी इज UMVUE ऑफ थीटा प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड कर लो, e की पावर माइनस थीटा। अब बताओ कोई डाउट है तो बताओ अभी भी। क्लियर है, हाँ या ना? मेथड ओके है ना? यस सर। तो ये मेथड था राव ब्लैकवेल मेथड। तो आपने दो मेथड देखा यूएमवी का अभी तक। एक मेथड था लेमन सेफी थ्योरम, दूसरा मेथड था राव ब्लैकवेल। अब तीसरा है, ठीक है ना, अब जो तीसरा मेथड है वो आता है क्रैमर राव लोअर बाउंड। अब कितना टाइम हमारे पास, अभी आधा घंटा है, तो हो जाएगा आधे घंटे में, ठीक है, कर लेते हैं। क्योंकि कल थोड़ा क्लास शायद मैं ना ले पाऊँ, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं देखूँगा कल कुछ एक काम है तो कल इवनिंग में शायद ना पाऊँ। फिर क्लास होगी, रेगुलर होगी ऐसे, बीच में एक दो दिन कभी होगा तो क्या है, वेडनेसडे ना, कल थर्सडे होगा, हाँ। फिर फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी और मंडे से स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगी, क्योंकि वो रूम मैं 1 तारीख को शिफ्ट हुआ हूँ जहाँ पे, तो 1 तारीख से क्लास होगा। तो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या होता है, और राव ब्लैकवेल थ्योरम पे जो प्रोसेस है यूएमवी निकालने का, राव ब्लैकवेलाइजेशन प्रोसेस, वो क्या होता है, मेथड क्या होता है वो देखा हमने। और उसके बाद अब आते हैं, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, क्रैमर राव लोअर बाउंड, CRLB, है ना। या क्रैमर राव इनइक्वालिटी भी लोग बोलते हैं, तो इनइक्वालिटी उसके लिए होता है। सो हाउ डू यू डिफाइन क्रैमर राव लोअर बाउंड? चलो मैं लिखता हूँ, लेट्स से let x1 x2 xn be a random sample from a population, ठीक है, from a population containing unknown parameter theta, ठीक। so let t be an unbiased estimator of theta। तो होता क्या है, ये क्रैमर राव लोअर बाउंड जो है, क्रैमर राव इनइक्वालिटी है, वो क्या कहती है एक्चुअली। पहले आप लोग बताओ मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो जो जानते हो। देखो डिस्कस करोगे चीज़ें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे 2 शब्द ना, उसके बाद आइडिया आएगा अच्छा ये भी होता है, तो वो जब डिस्कस करोगे चीज़ें निकल के आती है। मैं अपना अस्तित्व बता रहा हूँ, मुझे पढ़ाने जब टीचिंग शुरू किया 2019 में, मैंने स्टैटिस्टिक्स, उससे पहले मैं IIT जैम मैथमेटिक्स पढ़ाता था, कोविड से पहले। कोविड में मैंने IIT जैम स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है स्पेशली, हालांकि 19 में शुरू कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन, वो तो ऑफलाइन था, ऑनलाइन शुरू किया हुआ। तब से मैंने इतना कुछ सीखा है डिस्कस करके बच्चों से, जब समझ आता है। तो जब तक ऐसे डिस्कस नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं। जैसे मेरे साथ आप डिस्कस करोगे, किसी को पढ़ाते भी हो आप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सब कुछ मुझे बताओगे तो खुद ही समझ आएगा। जैसे अब किसी ने क्रैमर लोअर बाउंड क्या है, जब तुम मुझे बताओगे तो उस प्रोसेस में तुम्हें समझ आएगा। एटलीस्ट ये भी समझ आएगा कि तुम्हें नहीं आता है, ये भी जरूर समझ आएगा। तो फिर सीखने की कोशिश करो, वरना गलतफहमी अक्सर रहती है कि मुझे आता तो है, लेकिन जब बताने की बारी आती है तो नहीं आता है, या क्वेश्चन करने की बारी आती है तो नहीं आता है, क्योंकि गलतफहमियाँ रहती हैं। तो पहले कोई ट्राई करो कि क्रैमर और लोअर बाउंड क्या बताता है मुझे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या। तो सर हम टी को यूएमवी बोलेंगे अगर उसका वेरिएंस वो मतलब उसका रहता है जे डैश ऑफ थीटा अपॉन इंफॉर्मेशन फंक्शन, उसके बराबर आए तो टी को यूएमवी कहेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो इन्होंने यूएमवी निकालने का तरीका बता दिया। उससे पहले ये है, हाँ सर जैसे अगर हम अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूफ करेंगे टी को, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, तो वो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। यस। फिर हम ये बताएंगे कि वो जो अनबायस्ड एस्टिमेटर वो एफिशिएंट भी है। उसके बाद हम उसकी वेरिएंस को प्रूव करेंगे कि इट इज लेसर देन क्रैमर लोअर बाउंड, इसीलिए हम उसको MVUE कंसिडर कर रहे हैं
कि क्योंकि वो अनबायस्ड है, वो एफिशिएंट है और उसकी जो वेरिएंस है वो उससे उस बाउंड से लोअर बाउंड से कम है, मतलब कि वो एफिशिएंट है, इसलिए मिनिमम है। इक्वल हो जाएगी, हाँ एक्चुअली यस। तो देखो टी कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है। टी क्या है? कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है। अब करोड़ों अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो उनमें से एक ही होगा जो यूएमवीयू होगा, लेकिन ये गारंटी क्या देता है क्रैमर लोअर बाउंड कि तुम कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर दो। देखो ये कहता है कि तुम कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लो टी थीटा का, तो टी का जो वेरिएंस आने वाला है ना वो हमेशा ज़्यादा ही होगा क्रैमर राव लोअर बाउंड के। अब ये होता क्या है, ये जो रिजल्ट है या क्रैमर इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, तो चूंकि मैं थीटा के लिए लिख रहा हूँ तो थीटा के लिए होता है 1/i थीटा। अब आई थीटा क्या है? आई थीटा को बोलते हैं फिशर इन्फॉर्मेशन, है ना, या आई एन थीटा बोलो तत्काल में। अब ये आई एन थीटा क्या है? सो ये रिजल्ट ये कहना चाह रहा है कि जो ये, हालांकि मुझे एक्सप्लेन ये करना है लेकिन मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस क्या है। तो टी कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, तो ये कहता है कि टी का वेरिएंस हमेशा क्रैमर राव लोअर बाउंड से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, कोई एक ऐसा एस्टिमेटर मिल जाए मुझे जिसका वेरिएंस है, कोई इक्वलिटी की भी पॉसिबिलिटी है जो इसके इक्वल आ जाए। इसने कहा है कि अगर तुम्हारे पास करोड़ों एस्टिमेटर है ना, तो एक को छोड़ के सबका जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा? इससे ज़्यादा ही होगा। एटमोस्ट एक हो सकता है जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ जाए। जो भी एस्टिमेटर का वेरिएंस जो अनबायस्ड है और उसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल आ गया तो वो यूएमवीयू बन जाता है। वो बात की बात है। पहले ये कहता है कि टी कोई भी तुम अनबायस्ड एस्टिमेटर लो थीटा का, उसका वेरिएंस हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा, या बहुत कम हुआ तो इक्वल हो सकता है। अब ये है क्या? आई एन थीटा। यहाँ आई एन थीटा क्या है? सो वेयर ये जो आई एन थीटा है आपका, जिसको फीसर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन कई तरीके से है। एक है यू कैन टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। अब लाइक्लीहुड फंक्शन आप जानते हो, मैंने एमएलए भी पढ़ाया है और लास्ट क्लास में भी यूज़ किया है वर्ड। सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करो थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका स्क्वायर लो और फिर इसका मीन लो, ये है। दूसरे तरीके से इसका ये भी मतलब है, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लेते हो, अगर एक ही पैरामीटर तो आप डी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पार्शियल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हो सकता है मोर देन वन पैरामीटर हो, इसीलिए पार्शियल लिखा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि उसमें जैसे नॉर्मल है म्यू सिग्मा स्क्वायर दोनों है, तो इसलिए पार्शियल लगाया जा रहा है। सो डी थीटा स्क्वायर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सो अगर देखो यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है तो आई थीटा मे बी दिस और मे बी दिस, और मजे की बात क्या, सब इक्वल ही आएगा। और भी है, और क्या है, आप इसको लिख सकते हो एन टाइम। सो इसको आप लिख सकते हो एन टाइम सेम चीज़ एक्सपेक्टेशन। सो मुझे लगता है कि इसको आगे लिखना चाहिए। देखो दो तो यहाँ लिख दिया, और इसी को मैं एक्सप्लेन करूँ, ये जो आई थीटा है मतलब आई एन थीटा है, जो आई एन थीटा जो है, ठीक है ना। सो ये जो होगी ये आएगी एन टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग। अब लाइक्लीहुड फंक्शन मत लो, तुम पीडीएफ ले लो, एफ एक्स ऑफ एक्स, जो भी उस पॉपुलेशन का पीडीएफ है। अगर वो तुमने ले लिया तो उस केस में इसका स्क्वायर कर दो। सो नाउ दिस इज ऑल्सो फाइन। वो चार अलग अलग मीनिंग है और चारों सेम ही हैं, मतलब लिखने के तरीके अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन आंसर सेम ही देगा वो एट द एंड। ये हो जाएगा, या एन टाइम माइनस माइनस एन टाइम एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की जगह तुम पीडीएफ यूज करो। तो तुम देख रहे हो ये एन एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो जब यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन लिया तुमने तो एन नहीं था, है ना, बाहर एन नहीं है। अगर लाइक्लीहुड फंक्शन की जगह तुमने अगर कंसिडर किया है पीडीएफ, जस्ट पीडीएफ पॉपुलेशन का, तो दैट इज एन टाइम। अब वेयर, अब ये भी एक्सप्लेन कर दूं लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, तो आप सब जानते हो ये कुछ नहीं, ज्वाइंट पीडीएफ ही है, x1 x2 xn, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई वेयर आई कैन टेक वैल्यू 1 to n। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो पहले आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो या तो, फिर उसका लॉग लो, मतलब अगर इससे कर रहे हो पीछे वाले मेथड से तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, लॉग लो, या तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो स्क्वायर करना पड़ेगा, या डबल डिफरेंशिएट कर लो फिर मीन ले लो फिर माइनस लगाओ, या डबल डेरिवेटिव करो मतलब
एक बार डिफरेंशिएट करके स्क्वायर लो फिर मीन लो, या लाइक्लीहुड फंक्शन नहीं निकालने तो सीधा लॉग लो पीडीएफ का, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट करो स्क्वायर करो। नहीं तो और तरीका क्या है ना, यहाँ एक्सपेक्टेशन इन टाइम है। यहाँ पे क्या है, जस्ट टेक द पीडीएफ, टेक द लॉग, पीडीएफ के बाद लॉग लो, लॉग के बाद 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक्सपेक्टेशन लो, एंड टाइम। तो आई एन थीटा निकालने के 4 तरीके हैं, कोई भी एक लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। सो क्रैमर और लोअर बाउंड इस क्वांटिटी का नाम है, और ये मैं ये जो लिखा है इसको बोलते हैं क्रैमर राव इनइक्वालिटी, है ना, क्रैमर राव इनइक्वालिटी, CR इनइक्वालिटी है, इसका नाम है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या बताती है, ये बताती है कि कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा का, उसका वेरिएंस इससे ज़्यादा ही होगा या मिनिमम इक्वल हो सकता है, ये कहना चाहता है। इज द स्टेटमेंट क्लियर? देखो भाई, हाँ ना बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये तो मैंने Yes. थीटा के लिए बताया, जनरलाइज भी हो सकता है, कई बार थीटा की जगह ई की पावर माइनस थीटा जो मैंने दे दिया था अभी वो आ गया तो उससे भी हो जाएगा। तो अगर ये ई की पावर माइनस थीटा है, अब मान लो मैं ऐसा लिखूं कि मान लो लेट टी बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा, ठीक है, कोई जी फंक्शन है जी थीटा, तो उस केस में क्या होगा, सो क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर जी थीटा, ठीक है ना, सो क्रैमर लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा, यहाँ मैं टी लिख देता हूँ, यहाँ जी थीटा लिख देता हूँ। सो उल्टा हो रहा है ना, क्रैमर और एस्टिमेटर, टी एस्टिमेटर है, मतलब वो नोटेशन है जस्ट ये। सो क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द एस्टिमेटर ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसका था 1/i थीटा, ठीक है, यहाँ क्या था 1/i थीटा था, यहाँ पे क्या होगा, जी डैश। तो यहाँ फॉर्मूला होता है जी डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई एन थीटा। अब आई एन थीटा वही है, और इसका ये भी मतलब बता दूं, दैट इज, इस लिखने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वेरिएंस ऑफ टी होगा दैट विल बी मोर देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, जो ऊपर लिखा था वो भी यही मतलब है कि दिस स्क्वायर अपॉन आई एन थीटा। अब आई एन थीटा क्या है, आई एन थीटा वही है जो पहले लिख चुका हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, either you take expectation of double derivative of log likelihood function, or you just take expectation of first derivative of log likelihood function and then take a square, इसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन दो, ठीक है ना, so better है you take expectation of square, ठीक, इस तरीके से। बाकी वही एन टाइम कर लो, ये तो पीडीएफ लगाओगे तो इसके जगह अगर पीडीएफ यूज़ कर लिए तो एन टाइम हो जाएगा, वही चीज़ है, सेम ही है। सो ये देखो यहाँ जी थीटा क्या था, इधर थीटा था, वो जो जी थीटा था वो मेरा थीटा था यहाँ पे, तो थीटा जी थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, वन। तो इसीलिए यहाँ 1 था ये, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 था। तो ये मैं इसको उसी फॉर्म में जो वहाँ लिखा था थीटा और यहाँ टी, तो क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज दिस वन, 1/in थीटा, आई एन थीटा क्या है, दिस क्वांटिटी। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, ये मैं बताया तुम्हें डेफिनेशन कि हाउ डू यू डिफाइन क्रैमर राव लोअर बाउंड, या कैसे जो उन्होंने दिया है क्रैमर CR राव ने, है ना, मिल के दो लोग हैं, तो क्रैमर एक अलग पर्सन है और राव अलग पर्सन है, दो लोगों ने मिल के पेपर लिखा था। सो तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस में पहले करके देखो इसको, जैसे मैं अगर कुछ क्वेश्चंस दूं आपको, ये तो हो गया अभी थ्योरी, ठीक है ना, अब बस ये है कि मान लो ऐसा है, मैं एक थ्योरम लिख देता हूँ, जैसे थ्योरम लिख देता हूँ जो आप लोग कह रहे थे। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड यू एम वी यूजिंग क्रैमर लोअर बाउंड। अब ये तीसरा मेथड हो गया यू एम वी निकालने के, तो ये है हाउ टू फाइंड यू एम वी यू ई यूजिंग क्रैमर राव इनइक्वालिटी या क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है ना, ये है।
सो इसके लिए मैं थ्योरम लिख देता हूँ, कैसे तुम फाइंड करोगे। तो थ्योरम ये कहता है, ठीक, तो थ्योरम क्या कहता है कि थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास है लेट कोई पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उतना मैंने लिखता, मान लो x1 x2 xn, दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन कंटेनिंग थीटा। और ये भी मान लो कि लेट t बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा सच दैट t एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि वेरिएंस ऑफ t इक्वल हो जा रहा है क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये इक्वल हो गया, मतलब ये हो गया दैट इज कि वेरिएंस ऑफ टी जो है ये 1/in थीटा के इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ ध्यान दो, यहाँ कह रहा था, गारंटी दे रहा था कि ज़्यादा ही होगा, लेकिन एक ऐसा एस्टिमेटर मिला जिसका वेरिएंस इक्वल हो गया एग्जैक्टली। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, देन टी इज, क्या बोलोगे, टी इज व्हाट, UMV हाँ, UMBUE ऑफ थीटा। सेम चीज जीथरा के लिए अप्लाइड है, ठीक है ना। तो उसके अब एक सा कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर वो क्रैमर और लोअर बाउंड को होल्ड करता है तो यूएमवी होगा। अब जरूरी नहीं है कि कोई यूएमवी है तो क्रैमर और लोअर बाउंड को अटेन करेगा, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऐसे भी यूएमवी हैं जो इसको इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि वो यूएमवी इसलिए हैं क्योंकि उसका वेरिएंस मिनिमम है और वेरिएंस उससे नीचे कोई है ही नहीं, और जो क्रैमर और लोअर बाउंड है उससे भी नीचे है, समझ रहे हो तुम। जैसे जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब क्रैमर और लोअर बाउंड का ये लेवल है, और बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर, लास्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस को लेवल किया तो ये लास्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो ये UMVUE है और ये क्रैमर और लोअर बाउंड है। ये कैसे इक्वल होगा, क्योंकि इस बीच में कोई एस्टिमेटर ही नहीं है, तो जो सबसे मिनिमम वाला था वही यूएमवी हो गया। तो कहने का मतलब अगर कोई यूएमवी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रैमर राव लोअर बाउंड को होल्ड करेगा या इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, बट हाँ जो सेटिस्फाई करता है वो यूएमवी है। सो वन वे है, ये टू वे नहीं है, ठीक है, जस्ट इज वन वे। तो ये हिट एंड ट्रायल तरीका हो गया, समझ रहे हो ना, कि अगर इक्वलिटी होल्ड किया तो तुम बोल पाओगे यूएमवी है, होल्ड नहीं किया तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। यूएमवी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर इक्वल नहीं आया तो देन यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये हिडन ट्रायल मेथड हो गया भाई, कि ठीक है अगर टी का वेरिएंस निकाल के देख लेते हैं, अगर क्रैमर और लोअर बाउंड इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि यूएमवी है, और नहीं आया इक्वल तो कुछ नहीं कह सकते, यू हैव नो टेस्ट फेल्स, दिस थ्योरम फेल्स। ये चीज़ है। सेम थ्योरम मैं अगर लिखूँ जी थीटा के लिए, सेम बात है ना। सो सेम थ्योरम वी कैन राइट फॉर जी थीटा इन जनरल, कि मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 xn दे आर IID रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, दे आर IID फ्रॉम पॉपुलेशन, मान लो दिस पॉपुलेशन दिस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आपके पास क्या है कि let T be and an unbiased estimator, unbiased estimator of g theta, ठीक है, such that जो वेरिएंस ऑफ t है वो अगेन इक्वल है क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि वेरिएंस ऑफ t इज इक्वल टू g डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई एन थीटा। अगर इक्वल हो गया एग्जैक्टली, देन वी कॉल कि ये जो t है दिस इज UMVUE
ऑफ जी थीटा। अगेन कन्वर्सन नॉट ट्रू, मतलब सेम ही थ्योरम था, बस वहाँ थीटा के लिए बात कर रहे थे, हम जी थीटा के लिए बात कर रहे हैं। तो तुम इसमें क्या करना होता है, पहले तुम्हें ये अलग से निकालना होता है, ये अलग से निकालना होता है, फिर कंपेयर करना होता है इक्वल आ रहा है क्या। अगर इक्वल आया तो बोल दोगे यस यू एम वी है, इक्वल नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते, ये चीज़ है। सो ये थ्योरी क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ क्लास खत्म होने से पहले, टाइम है ना। सो अभी तक मैं थ्योरी डिस्कस किया तुम्हारे साथ। सो है हमारे पास 15 मिनट। तो हाँ जी आदित्य, आप क्या भेज रहे हो ग्रुप में? अच्छा एमएलई का डाउट। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं, ये भी देख सर लेते जो हैं। हाँ ठीक है सर, डाउट ये था कि जो पैरामीटर अपडेट रहते हैं हमारे, जिसमें हमारा हाँ वहाँ एमएलई और यूएमवी सेम ही रहता है क्या? मतलब जो यूनिफॉर्म टाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं वहाँ पे एमएलई और यूएमवी सेम ही रहता है क्या? जहाँ पर पैरामीटर और पैरामीटर पे बेस्ड रहता है हमारा। सो क्वेश्चन इज, पूछना चाह रहा है एमएलई जो है वो यूएमवी होगा क्या अगर वो अनबायस्ड एमएलई है तो, ये पूछना चाह रहे हो ना आप कि एमएलई अगर अनबायस्ड जी है तो सर, क्या वो मतलब यूएमवी होगा? हाँ, मतलब जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हमारा सपोर्ट पैरामीटर पे बेस्ड है, तो वहाँ पे यूएमवी और एमएलई सेम ही होगा क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं हो, मुझे देखना पड़ेगा, मैं श्योर तो नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए कोई थ्योरम्स देखने पड़ेंगे जहाँ प्रूफ हो, क्योंकि ऐसे कुछ एग्जांपल के लिए ट्रू हो जाने से हम जनरल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो थ्योरम गलत हो जाएगा। तो उसके लिए थ्योरम देखना पड़ेगा कि जो भी आप कह रहे हो कि सपोर्ट अगर थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो उस केस में जो एमएलई आएगा वो यूएम यू ही होगा, वो चेक करना पड़ेगा मुझे। उसका फंक्शन हो सकता है, मैं अगर वो अनबायस्ड हुआ तो जरूरी है थोड़ी है अनबायस्ड होगा वो, ये भी है। तो यस। क्योंकि एमएलई जरूरी नहीं अनबायस्ड हो, कंसिस्टेंट होगा बट अनबायस्ड होना जरूरी नहीं है, तो अनबायस्ड नहीं है तो यूएमवी हो ही नहीं सकता। तो जो सपोर्ट अगर पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है फिर भी एमएलई जो आ रहा है अगर वो अनबायस्ड है तब कुछ पॉसिबिलिटी है, अनबायस्ड नहीं है तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन देखना पड़ेगा वो कंप्लीट सफिशिएंट भी है क्या, क्वेश्चन ये है। तो सर मगर कंप्लीट सफिशिएंट हम निकालते हैं वो मन तो वहाँ पे कंडीशन है, और यहाँ क्रैमर राव में भी कंडीशन की वो पैरामीटर इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, पैरामीटर पे हाँ ये लिखा नहीं मैंने, सपोर्ट। हाँ कि इन सब क्वेश्चंस में क्या है कि यस, सो हेयर पैरामीटर शुड बी फ्री ऑफ, है ना, सपोर्ट शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर, यस। तो मैं अगर बुक में स्टेटमेंट देखूँ ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं क्रैमर और लोअर बाउंड को, तो स्टेटमेंट हालांकि मैंने नहीं लिखा है ना, हाँ, तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि थीटा बी एन ओपन इंटरवल एंड चूज फैमिली ऑफ द सैटिस्फाई फॉलोइंग रेगुलेटरी कंडीशंस, है ना। सो ये सपोर्ट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, यस, यहाँ कंडीशंस है। एंड then t be such that this is, and then हाँ, तो इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा उसका अलग एक मेथड होगा मुझे लगता है, फिर दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। ये क्रैमर और लोअर बाउंड हेल्प नहीं करेगा उस मेथड में जो आप कह रहे हो जिस तरह क्वेश्चन में, है ना। उसके लिए दूसरा मेथड जो हो गया, या तो लेमन यस थ्योरम हो गया, या राव ब्लैक्वलाइजेशन प्रोसेस है, या और भी एक और मेथड है वो हेल्प कर सकता है, ये है। हाँ, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन ये था, ये रेस्ट्रिक्शन हमने लिखा नहीं ना, कि जो यहाँ भी से पिटमैन कुपमैन थ्योरम था ना, वहाँ भी ऐसे ही था कि सपोर्ट शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही है, जो हम कंप्लीट सफिशिएंट निकाल रहे थे यहाँ भी ऐसे ही है कि ये लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट मस्ट बी फ्री ऑफ पैरामीटर, ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। मतलब रिमार्क ये है सी आर एल भी निकालने से पहले देखना पड़ेगा कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सपोर्ट है, लिखा ना एक्स मोर देन जीरो, इस तरह से एक्स मोर देन थीटा, तो सपोर्ट मस्ट बी फ्री ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड हेल्प नहीं करेगा जहां आप पैरामीटर पे सपोर्ट, दूसरा मेथड से फिर निकलेगा ये। चलिए एक दो क्वेश्चंस करके देखिए, सिंपली सिंपली आप क्वेश्चन करके देखिए। जैसे एग्जांपल हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट, चलो x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल या आईआईडी पॉइजन थीटा, चलो पॉइजन से ही कर लेते हैं हम लोग। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक, पहला। एंड दूसरा, check if
आपको चेक करना है कि क्या वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ये चेक करना है। तीसरा क्वेश्चन इसी में ये है अब कि क्या एक्स बार, अच्छा ये अगर हो जाएगा तो यू एम वी यू ऐसे डिसाइड कर पाएंगे कि यू एम वी यू है क्या। 3 क्वेश्चन लिख दिया मैंने और तीनों रिलेटेड ही है। चलो मैं सॉल्व ही करता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है तो सॉल्व ही कर लेते हैं। बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आना इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर हम डिस्कस करेंगे डाउट्स। सो सिंपली आपको क्या करना है, पहले क्रैमर और लोअर बाउंड निकालना है। तो उसके पहले मैं पीएमएफ लिख देता हूँ। तो पीएमएफ है क्या, e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक, तो पहले इसका लॉग ले लेते हैं, इसको मैं पी एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, पी एक्स। तो कौन सा वाला यूज़ करें, कोई सा वाला यूज़ कर सकते हैं। चलो डायरेक्टली मैं पी एक्स सही करता हूँ। तो यू टेक लॉग ऑफ पी एम एफ, जो पी डी एफ लिखा था ना, लॉग ले लो इसका। तो लॉग लो कितना आएगा, माइनस थीटा प्लस एक्स लॉग थीटा, तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल। इज इट फाइन। देखो मैं आई थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आई थीटा के लिए मुझे लॉग चाहिए पीएमएफ का, फिर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डिफ्रेंशिएट इट ट्वाइस, पहले एक बार करो। सो लॉग ऑफ पी एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ थीटा के। बताइए क्या आंसर आएगा, आप लोग क्विकली बताइए। क्या होगा जी, -1 -1 प्लस एक्स बाय x थीटा। यस। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ मतलब पीएमएफ यहाँ पे है क्योंकि डिस्क्रीट है इसीलिए। सो एक बार और -x अपॉन थीटा। स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका लोगे आप एक्सपेक्टेशंस। तो आपको प्रोसेस याद हो कि पहले लॉग लिया, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर एक्सपेक्टेशन। यहाँ डी लिख सकते हो आप, डेल लिखना है ना कोई ज़रूरी नहीं है। सो पी एक्स, सो अब इसका आप लो एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन मतलब ये एक्स रैंडम वेरिएबल टाइप का है, तो -1/थीटा स्क्वायर हो गया। और एक्स का एक्सपेक्टेशन कितना होगा, मतलब ये ई एक्स हो गया इस टाइप से। बताइए कितना आएगा। अरे पॉइजन में मीन कितना होता है भाई, तो -1/थीटा हो गया फाइनल, है ना, ये थीटा हो गया। तो इस तरह से अब इसका माइनस लगाना आपको याद होगा कि CRLB ऑफ थीटा वेयर टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो माइनस था इसका, माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव। अच्छा एन टाइम भी था क्योंकि मैंने यहाँ पीएमएफ लिया हुआ है ना, मैंने क्या लिया हुआ है पीएमएफ। अगर मैं लाइक्लीहुड लेता तो देखो मैं कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ, -n डबल डेरिवेटिव लॉग ऑफ पीडीएफ, तो पीडीएफ नहीं, यहाँ पीएमएफ बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट ये था। तो -n टाइम, तो फाइन आंसर आया +n/थीटा। एक बार चेक कर लो, ओके है। यस सर। ठीक है ना, देखो आई थीटा जो था ना, मैंने 4 तरीके से लिखे थे आई थीटा को, कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था ना कि आप लाइक्लीहुड लो, नहीं लाइक्लीहुड लोगे तो आप पीडीएफ लो, तो मैंने ये वाला यूज़ किया अभी तक, जो फोर्थ वाला है वो यूज़ किया। तो या पीडीएफ था, डिस्क्रीट है तो पीएमएफ लेंगे, डबल डेरिवेटिव -n टाइम डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, मैंने ये यूज़ किया आई एन थीटा के लिए। ठीक है, तो ये आई एन थीटा, अच्छा सॉरी आई एन थीटा आ गया, मुझे तो वो चाहिए ना, एक मिनट। तो अभी मेरे पास आई, ये तो आई एन थीटा आया, नॉट सी आर एल बी। तो ये हमने क्या फाइंड किया, पहले फाइंड किया आई एन थीटा, पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो ये आई एन थीटा आया था। अब मुझे चाहिए CRLB ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग। θ/n। ठीक है ना, तो ये जस्ट थीटा के लिए था, थीटा बाय तो 1/in थीटा था, तो ये हो गया θ/n। तो ये मैंने फाइंड कर दिया क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ थीटा, एक तरीके से, है ना। अब मुझे चेक करना है वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार का वेरिएंस कितना आता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, बताओ। थीटा बाय है ना, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर थीटा ही है, थीटा बाई एन। तो आप चेक करो अनबायस्ड है क्या, तो ई ऑफ एक्स बार कितना होता है, थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि जो एक्स बार है अनबायस्ड भी है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, सच दैट, और इस तरीके से है
कि इस एक्स बार का वेरिएंस इक्वल हो जा रहा है क्रैमर और लोअर बाउंड का, है ना? चेक करो, ये था थीटा बाई एन और ये भी है थीटा बाई एन। एक्स बार अनबैस्ड भी है और एक्स बार का वेरिएंस इक्वल है क्रैमर और लोअर बाउंड का। मैंने ये अलग से निकाला और ये अलग से निकाला, दोनों सेपरेटली फाइंड किया। ठीक, ये पहले निकाल चुका हूँ यहाँ तक। अब मैं सेपरेटली वेरिएंस निकाल रहा हूँ एक्स बार का। अब दोनों इक्वल आ गया, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बताइए, इससे क्या कंक्लूजन निकला? सर यही एम वी यू एम वी है। यस, सो एक्स बार ही यू एम वी यू ई है थीटा का। अब आपको याद होगा ये चीज़ हमने प्रूव किया है, उसके लिए भी टी अपॉन एन आया था, तो हमने राव ब्लैकवेल से भी इसको प्रूव किया है, सॉरी लेमन सफी से प्रूव किया था ना इसको। सो लेमन सफी से हमने निकाल रखा है कि एक्स बार ही यू एम वी यू ई आएगा, और अभी क्रैमर और लोअर बाउंड से भी यही आया। क्लियर है? यस सर। तो आप कुछ और क्वेश्चन ट्राई करो क्रैमर और लोअर बाउंड पे। अब बात रह गया डाउट्स का, तो कुछ डाउट्स अब बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास टाइम खत्म हो रहा है। अब डाउट्स है तो एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं। तुमने जो क्वेश्चन भेजा था उसका आंसर मिल गया तुम्हें भाई, जो ग्रुप में भेजे थे? आंसर मिला क्या इसका? द वैल्यू ऑफ यू एम वी यू दे रखा है तुम्हें 3 है, साइज 3 है, तो 12 है। तो पूछ रहा है कि सर एमएलए तो एक से पर वहाँ पे सैंपल दिए नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए ये एक केस होता है। यूनिफॉर्म जीरो थीटा में तुम फाइंड करोगे तो आई थिंक क्या आता है इसका एमएलए, एनएस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ सर एम तो आएगा, पर वहाँ पे सैंपल दिए नहीं तो कैसे बोलेंगे? सैंपल दिए नहीं मतलब एम तो ऑर्डर सैंपल कहीं से उसकी वैल्यू नहीं ना। दे तो रखा है यू एम वी यू की वैल्यू 3 है, यू एम वी यू की वैल्यू 12 है, तो यू एम वी यू क्या आएगा इसका? क्वेश्चन ये है। देखो आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरा सैंपल है x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म जीरो थीटा से है, ठीक, तो पहले आप मुझे कंप्लीट सफिशिएंट बताओ इसका। तो हालांकि मुझे रिजल्ट पता है कि t बराबर आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले लो, तो दिस इज ये थ्योरम है, मैं प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, कंप्लीट एंड सफिशिएंट है। क्वेश्चन है कैसे प्रूव करेंगे, तो सफिशिएंट तो प्रूव हो जाएगा फैक्टराइजेशन थ्योरम से, कंप्लीटनेस प्रूव होगा इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। अगर मैं प्रूव करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे होता है ना एक्स आई जो है वो लेस देन थीटा, थीटा मोर देन एक्स आई है, तो थीटा मोर देन एक्स एन। हाँ, तो अगर अलग अलग यहाँ एक साथ काम नहीं करेगा। जो पीटमैन कुपमैन थ्योरम जो मैं यूज़ कर रहा था कंप्लीट सफिशिएंट के लिए, वो तब वैलिड है जब सपोर्ट फ्री हो पैरामीटर, यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ अलग अलग करना पड़ेगा, सफिशिएंट अलग से चेक करना पड़ेगा, कंप्लीट अलग से चेक करना होगा, दोनों के डेफिनेशन से। तो ये तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से आ जाएगा, ये डेफिनेशन से आ जाएगा, हो जाएगा। अब तुम्हें थीटा का चाहिए यू एम वी यू ई, तो तुम ई ऑफ एक्स एन निकाल के देखो कितना आएगा, कितना आएगा ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। देखो तो ये निकालोगे तो क्या होगा, एक्स टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या होता है बोलो, n टाइम n into f of capital F of x raised to n minus 1 हाँ into टू पीडीएफ, small f ये of हो x। गया। तो ये जो मैंने लिखा है ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखा है इस केस में, सीडीएफ एक्स बाई थीटा होगा और ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीरो से थीटा में इंटीग्रेट करो कितना आता है, तो n बाहर आ जाएगा और थीटा की पावर n भी बाहर आ जाएगा, बचा अंदर क्या, जीरो से थीटा x की पावर n और कुछ बचा हुआ है dx, चेक करो यही बचेगा क्या इनसाइड, ओके है। देखो क्या आया फाइनल आंसर इसका, बताओ। इतना टाइम लगाओगे तुम लोग। सो हो गया, थीटा कट गया, तो थीटा एन थीटा n अपॉन by n plus 1 by theta. इंटू थीटा, ठीक है करेक्ट। हाँ अब देखो, तो तुम बताओ क्या ये एक्स एन यू एम जो तुम पूछ रहे थे क्वेश्चन, उसका यहीं पे गलत हो गया तुम्हारा ना, कि ये तो तुम्हारा एम एल क्या आता है इसका, सर एम एल तो ये आएगा, लेकिन यू एम भी तो है ही नहीं,
तुम यहाँ से ऐसा करोगे, क्या करोगे, n+1 अपॉन n इंटू xn, दिस इज थीटा, यही ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वांटिटी जो है, अब तुम t ले लो, मान लो ये t1 था, अब ये t2 ले लो, t2 तुम्हारा है n+1, खेत में घूमने नहीं जाऊंगा। दिस इज UMVUE, ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट था ही, इसका फंक्शन ढूंढ लिया जो अनबायस्ड हो गया। अब n, अगर n 3 है ना तुम्हारे पास, देखो n दे रखा है 3 है, n को 3 रखो, बताओ कितना आंसर आया इस क्वेश्चन में तुम्हारा, यू पुट n इज इक्वल टू 3, सो 3 + 1 अपॉन 3 इंटू nth ऑर्डर स्टैट्स, सो 4/3, और ये कितना दे रखा है, 12 दे रखा है आई थिंक, चेक करो क्वेश्चन ग्रुप में है, तो आंसर 16 आ गया। अच्छा मैंने उल्टा किया है, एक मिनट, मुझे nth ऑर्डर नहीं दे रखा, मुझे UMVUE दे रखा है ना, तुम क्वेश्चन एक बार पढ़ लो क्या दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, वही सर UMVUE दिया है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि UMVUE दिया है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं पे है, x से मतलब कोई दिक्कत, अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, देखो n+1 अपॉन n इंटू xn, इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, यस और नो, यस सर। यही ना। अब n मेरा 3 है तो कोई बात नहीं, n को 3 रखो, तो 4/3, n को 3 रखते हैं, nth ऑर्डर स्टैट्स, सो दिस इज 12, तो यहाँ से पहले nth ऑर्डर स्टैट्स निकालो कितना आया, कितना, तो बोलोगे यार हद है, 9 आ गया, तो 9 आ गया। अब यही तो MLE था, MLE क्या होता है, nth ऑर्डर स्टैट्स ही है ना MLE, तो 9 हो गया, ये आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का। UMVUE ये आया था, तो उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे n भी क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, मुझे दे रखा है क्वेश्चन में n आपका 3 है, Yes, sir, सैंपल yes, की sir, साइज समझा। 3 है, तो क्वेश्चन में सैंपल साइज 3 है, और मुझे UMVUE जो भी आएगा वो मैंने निकाला, ये आया UMVUE, तो UMVUE जो भी आएगा उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है इन्होंने 12, तो मैं उससे nth ऑर्डर स्टैट्स निकाल लिया, यही nth ऑर्डर स्टैट्स मेरा MLE होता है, तो आंसर इज 9। ओके यस सर, वो nth ऑर्डर दिया नहीं था इसलिए कंफ्यूज हो गए। हाँ ठीक है, इसलिए ठीक है, डाउट पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में मिले तो तुम घबराओ नहीं। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या किया, सो आज हमने किया क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है ना, सो हमने किया क्रैमर राव लोअर बाउंड, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, फिर राव ब्लैकवेल थ्योरम किया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आओ, नेक्स्ट क्लास में डाउट करते हैं, कल मैं एक बार बता दूंगा क्लास होगी कि नहीं, बाकी अब प्रैक्टिस करो। बचा क्या, तो सिलेबस में जो है अगला इसमें ये तो हो गया, अब बचेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये पार्ट खत्म, फिर टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, तो सिलेबस बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब अगले एक सप्ताह में तुम्हारा ये स्टैट्स पार्ट खत्म, एक सप्ताह के अंदर ही हो जाएगा खत्म। ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, हाँ ठीक है, एक सप्ताह में हो जाएगा स्टैट्स वाला खत्म। फिर मैथ्स पोर्शन पे आऊँगा मैं, फिर मैं पढ़ाऊंगा ये सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो पहले 6 पोर्शन है। हमारे वीडियोस तुम देख रहे हो तो उसमें 7 से स्टार्ट है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर दिया हूँ, मैं बता दूँ उन लोगों के लिए कि मेरे जो वीडियोस पुराने अवेलेबल है, वो पुराने वीडियोस यहाँ से स्टार्ट है, 7 थे, मतलब पुराने क्या है, वो इसी मंथ के हैं, मतलब अप्रैल में कई वीडियोस, अप्रैल मार्च के। सो रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया मैंने, तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, और ये पार्ट बस कॉन्फिडेंस लेवल बचा है थ्योरम में, बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो आप। तो ये एक क्लास में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए कॉन्फिडेंस लेवल, फिर 1-2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, तो 1 2 3 3 3 6 क्लास लगा लो, तो एक सप्ताह खत्म, तो ये पार्ट खत्म। फिर बचेगा स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से क्या, सीक्वेंस सीरीज से मैं स्टार्ट करूंगा, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसका लगा लो तुम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह और मैक्सिमम। तो कहने का मतलब 15 मई तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे पूरा, एक बार कंप्लीट करा देंगे। फिर क्या करेंगे, तो 15 मई के बाद हमारे पास वही असाइनमेंट्स हैं, प्रॉब्लम सीट्स हैं, और जो टेस्ट में कुछ बनाऊंगा मैं भेजूंगा आप लोगों को, तो वो है सॉरी। और बाकी क्या करेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे ना, SCU DU और ये जो CU सेट के पेपर हो चुके हैं उसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, तो वो सब करेंगे। चलो तो कोशिश करते हैं जल्दी खत्म करते हैं। ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग सजेशन दे सकते हैं कुछ स्पेसिफिक हो तो, ओके चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।